बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पैसपेलरी की वायरिंग कनेक्शन के बारे में कि कैसे हमें इसे इंस्टॉल करना है अपने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ या अपने इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड में, जहां पर हम ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली अगर आपने पैसपेलरी के बारे में नहीं जानते हैं या पैसपेलरी के बारे में आपको जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से एक वीडियो उठा सकते हैं, वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पैसपेलरी के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताया है और मैंने एक पैसपेलरी को आपकी वायरिंग कनेक्शन वो भी समझाया कि कैसे ये काम करता है। लेकिन खैर इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ, पैसपेलरी एक ऐसी टाइप रीली होती है जिसमें हमारे साथ प्रोटेक्शन सिस्टम होता है 3 फेज सिस्टम के लिए। इसमें होता यह है कि अगर हमारा एक भी पेज फेल हो जाए, नीचे से आ नहीं रहा हो किसी वजह से या उसकी वायर कट जाए, तो हमारे इस पूरे सिस्टम को ये ऑफ कर देती है। क्योंकि अगर 3 फेज मोटर को आप स्टार्ट करेंगे 3 फेज से और आपकी मोटर स्टार्ट हो जाती है और दरमियान में आपकी एक पेज फेल हो जाती है, तो आपका मोटर की 100% चांसेस है कि वो जल जाए या कुछ और हो जाए। ठीक है, आपका वायर भी ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं पैसपेलरी को, ताकि अगर कोई पैस फेल हो जाए तो ये मोटर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर जाए। दूसरी बात यह कि पैसपेलरी में हमारे साथ 2 तरह के और भी प्रोटेक्शन मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक मोटर है 380 से लेकर 415 तक के उल्ट के लिए बना हुआ है। तो अगर हम 380 से कम उल्ट प्रोवाइड करेंगे तब भी मोटर ख़राब हो सकती है, उसकी वाइंडिंग हीट अप हो सकती है और उसकी कारकर्दगी में भी काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। और अगर वो उसको हम ज़्यादा उल्ट प्रोवाइड करें 415 से ऊपर, तो तब भी हमारे मोटर की ख़राब होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इस हवाले से हमारे साथ पैसपेलरी में हमारे साथ 2 टाइप्स वेरिएबल होते हैं, जिससे हम वेरिएबल से हम कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन सिस्टम बना सकते हैं, जैसे अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज। तो अंडर वोल्टेज में अगर हमारे साथ 380 से चलता है, तो अगर हम अंडर वोल्टेज में 370 रखें या 375 रखें या 380 रखें, तो इसका मतलब ये होगा अगर 380 से या 370 से अगर हम जितना रेंज रखेंगे उससे अगर उल्ट कम होगा, तो फिर हमारा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, हमारा पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। इस तरह अगर हम ओवर वोल्टेज में 415 रखते हैं, तो 415 रखने के बाद या 420 रखने के बाद अगर इससे ज़्यादा उल्ट आ जाएगी, ज़्यादा वोल्टेज आई जाएगी, हाई वोल्टेज आएगी, तो हमारा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये पैसपेलरी काम ही ऐसी करती है। ठीक है, तो ये पैसपेलरी हमारे साथ 2 तरह की प्रोटेक्शन नहीं बल्कि 3 तरह की प्रोटेक्शन करती है। हमारे साथ पैस फेल होने की सूरत में भी हमारे मशीनों को ख़राब होने से बचाती है। इसी तरह ये हमें अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी देती है। अगर आपने वो वीडियो देख ले जो पहले मैंने इस बारे में की थी, तो आपको ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। पैसपेलरी की अगर बात करें तो ये कई टाइप्स के होते हैं। कुछ पैसपेलरी होती है उसमें हमारे साथ सिर्फ 3 पैस देने होते हैं, कुछ में अर्थ भी देना पड़ता है, कुछ में न्यूट्रल भी देना पड़ता है। और अगर वेरिएबल की बात करें तो इसमें कुछ पैसपेलरी में हमारे साथ 4 वेरिएबल आते हैं, कुछ में 3। तो होता है कि उसमें फिर डी टाइम यानी डिले टाइम होता है, ओपन सर्किट टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें हम सेटअप कर सकते हैं आसानी से। और अगर बात की जाए तो ऊपर की तरफ हमें एक रीली मिलता है, जिसमें हमारे साथ एक कॉमन पॉइंट होता है, एक नॉर्मली क्लोज होता है, एक नॉर्मली ओपन होता है। हर पैसपेलरी का एक फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कॉमन को सप्लाई प्रोवाइड करते हो तो आप नॉर्मली ओपन से सप्लाई लोगे, क्योंकि जब पैसपेलरी एक्टिव होती है तो नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो और यहाँ पर कुछ हमारे साथ इंडिकेटर भी मिलते हैं। इंडिकेटर किस लिए होते हैं कि हमारे साथ ये पेजों की सीक्वेंस भी बताती है। कुछ पैसपेलरी में हमें पेज सीक्वेंस भी मिलता है और हमें पेज के लिए हर पेज के लिए एक इंडिकेटर होता है। न्यूट्रल अगर फेल हो जाए तब भी हमें ये ब्लिंक कर देता है। ठीक है, तो आगे जाके इस वीडियो को हम थोड़ा आगे लेते हैं। हमने आज इसको इस्तेमाल किया है एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए, लेकिन अगर आप इसे एक पैनल बोर्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हम कुछ और सिस्टम लगाने वाले हैं, यानी छोटा कंडक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रीली है ये इतने लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उस हवाले से हम थोड़ा सा और भी प्रोटेक्शन, यानी इसके रीली से हम एक दूसरी रीली को कंट्रोल करते हैं और वो रीली फिर
सारे पैनल बोर्ड को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडक्टर कंट्रोल करना है, एक ही चीज़, तो फिर उसके लिए किसी रिले की, एक्स्ट्रा रिले की इस्तेमाल ज़रूरी नहीं पड़ती है। चलो देखते हैं हम इस डायग्राम मैंने डिज़ाइन किया था और आपको मैं इसकी कंप्लीट वायरिंग कनेक्शन और इंस्टॉलेशन समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं पेसपेलरी के बारे में। तो जल्द ही मैं आपको इसकी दूसरी टाइप में दिखा दूंगा। कल मेरे पास थी लेकिन वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है। अगर नहीं मिल जाए तो फिर मैं कर दूंगा, अगर नहीं मिलती है तो फिर उस पुरानी पर मैं आपको कर दूंगा। और अगर इसकी प्रैक्टिकल की बात की जाए तो प्रैक्टिकल में अगर आपको वायरिंग कनेक्शन की चाहिए तो वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन होता ये है कि हमारे साथ भी वर्कशॉप में 3 फेस तो है नहीं। 3 फेस तो सिर्फ इंडस्ट्रियल जगहों पर होती है जहाँ पर कारखाने लगे होते हैं। बहरहाल वो भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं। आज हम इस वायरिंग डायग्राम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो वायरिंग डायग्राम से, क्योंकि वायरिंग डायग्राम से सीखना थोड़ा आसान पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, पहले हम आपको बताता चलूँ, मैंने यहाँ पर एक 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर लगाया है। अगर आपका मोटर बड़ा होगा तो फिर आप इस हवाले से, अपने मोटर के हवाले से ही MCCB लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक एक मैग्नेटिक कंडक्टर और उसके बाद है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर। तो थर्मल ओवरलोड रिली है हमारे पास। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, जैसा कि हमारे साथ एक और रिली होते इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिली, उसको अगर हम देखें तो हम उसको भी एक पेसपेलरी की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हम अपना एक पेसपेलरी बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे साथ फिर वो अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज का जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डायग्राम को। हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने MCB से। जो तो हमने यहाँ पर एक 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है। उसके बाद हमने लगाया हुआ है एक कंडक्टर। उसके बाद हमने लगाया हुआ है एक थर्मल ओवरलोड रिली और कुछ एक नॉर्मली ओपन पुश बटन स्विच और नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 फेस मोटर को सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, सेम तरीका हमने फॉलो करना है दूसरे मोटर्स के लिए भी, लेकिन हर एक मोटर के लोड के हिसाब से हमने वायर का साइज़ सेलेक्ट करना है, हमने सर्किट ब्रेकर सेलेक्ट करनी है, हमने कंडक्टर का साइज़ सेलेक्ट करना है। इसी तरह हमने थर्मल ओवरलोड रिली सेलेक्ट करनी है। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे 3 फेज मोटर की लोड कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से वायर को कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से सर्किट ब्रेकर को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कंडक्टर को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ओवरलोड रिली को कैसे सेटअप और सेलेक्ट किया जाता है, ये सारे आगे हम स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो बनाते रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप ये ट्यूटोरियल का सीरीज़ जाता रहेगा और इंशाल्लाह जल्द ही हम फुल एग्जाम्पल के साथ ये लोड कैलकुलेशन आगे जाके सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने 3 फेज सप्लाई यहाँ पर दिखाई हुई है, L1, L2, L3। तो L1 हमने रेड से दिखाया है, L2 येलो से और L3 ब्लू कलर से। तो ये 3 फेज सप्लाई जाती है इस MCB सर्किट ब्रेकर के अपर टर्मिनल्स को। MCB हवाले से एक क्वेश्चन आया था कि भाई अगर नीचे से सप्लाई देंगे तो ऊपर से ले सकते हैं या ऊपर से देंगे तो नीचे से, तो ये फिर काम करता है। दोस्तों ये MCB जो होता है ये थर्मली प्रोटेक्शन करता है, यानी इसमें बायोमैग्नेटिक स्ट्रिप लगे होते हैं। तो अगर आप नीचे से दो या ऊपर से दो, काम तो सेम ही करता है। जैसे कि हमारे साथ रेफ्रिजरेटर में एक थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है, तो अगर एक तरफ से आप सप्लाई देते हो, दूसरी तरफ से लेते हो, या उसी दूसरी तरफ से सप्लाई दोगे, पहले तरफ से लोगे, तब भी सेम ही काम करने वाला है, क्योंकि उसमें स्ट्रिप का एक पॉइंट होता है, एक थर्मल पॉइंट होता है। जब उससे ज़्यादा एम्पेयर उसकी तरफ गुजरती है तो हीटअप हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये MCB भी काम करता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, MCB सर्किट ब्रेकर से सप्लाई ली हुई इस कॉन्टैक्टर के मैन कॉन्टैक्ट्स को प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि मैंने L1, L2 और L3 इस पेसपेलरी को भी प्रोवाइड कर दी है, पेसपेलरी को, ठीक है। और पेसपेलरी को प्रोवाइड करने के बाद मैंने इससे यहाँ पर मैंने थोड़ा उलट पुलट दे दिया है, L1 का L3 में लगा दिया, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्लू का पेस जो है ना इस रिली की कॉमन टर्मिनल को दिया है और फिर वहाँ से नॉर्मली ओपन पे लिया हुआ है। मैंने जहाँ पर बताया, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि हर पेसपेलरी का अपना डायग्राम होता है, तो आप उस डायग्राम को फॉलो कीजिए। अब यहाँ पर मैंने नॉर्मली ओपन से लिया है
और फिर मैं यहाँ इसको कौन सी जगह पर कनेक्ट करने वालों मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले ये जो हमारी मैन वायरिंग है वो मैं बता दूँ, कंट्रोलिंग फिर बाद में करेंगे, ठीक है। तो 3 फेस की सप्लाई आई हुई इस कॉन्टेक्टर के मैन कॉन्टेक्ट्स को। उसके बाद इस यहाँ के कॉन्टैक्ट से यानी आउटपुट कॉन्टैक्ट से जो लोड की तरफ जाते हैं उससे हमने सप्लाई ली हुई है इस थर्मल ओवरलोड रिली की मैन कॉन्टैक्ट्स को प्रोवाइड कर दी है L1 L2 L3। उसके बाद हमने यहाँ से सप्लाई ली हुई है आउटपुट सप्लाई और हमने प्रोवाइड कर दी है इस 3 फेस मोटर को। अब हम इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग के तरफ आते हैं। कंट्रोलिंग वायरिंग पे हम पेस पैलरी की बात करते हैं। पेस पैलरी को हमने कैसे वायर किया हुआ है और कैसे हमने उसे सप्लाई ली हुई है। तो 3 पेस सप्लाई यहाँ से जाती है यहाँ पर L1 L2 L3 से। आप किसी भी पेस से सप्लाई ले सकते हैं, इस रिली की कॉमन टर्मिनल को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे साथ कॉमन टर्मिनल जो है वो है 2 है। अगर एक होता है आपके पेस पैलरी में तो आप एक को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 है और 2 कॉमन है तो मुझे क्या करना होगा, 2 को सप्लाई प्रोवाइड करनी है। एक पेज मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है तो हमारा एक लाइन यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमने यहाँ से आउटपुट सप्लाई ली है, नीचे की तरफ चली गई है। अब ये आउटपुट सप्लाई कहा गई है इस थर्मल ओवरलोड रिली की 96 कॉन्टैक्ट पे, यानी जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, एक में कनेक्ट हो चुकी है और 95 से होके इस स्विच को प्रोवाइड हो चुकी है, जो है एक रेड स्विच बटन, यानी ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन है, ठीक है। तो अगर यहाँ आप 96 से बजाय 95 में कनेक्ट करेंगे और 96 से लेंगे तब भी कोई कनेक्शन में कोई मसला नहीं आएगा, सेम ही काम करेगा। यानी जब ये थर्मल ओवरलोड रिली ऑपरेट होगी, जब ये हीटअप होगी इसकी बायोमैग्नेटिक स्ट्रिप, तो ये 95 96 को ओपन कर देगा और 98 और 97 को क्लोज कर देगा। तो आपने हमेशा इसमें जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स है उसको ही लेना है। बात करते हैं इसकी यहाँ पर एक और बात कि यहाँ पर टेस्ट एंड स्टॉप का बटन है। अगर आप टेस्ट पर इसको दबाते हो तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये काम करती है या नहीं करती है। उसके बाद ये है ए और एच के बारे में मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी बताता चलूँ। ए का मतलब होता है ऑटोमेटिक और एच का मतलब होता है हैंड, यानी मैनुअली। तो आप इसको यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो और अगर आप इसको ऑटोमेटिक रखते हो तो आपको ऑटोमेटिक पर अगर सेटअप करेंगे तो ये रिली जब हीटअप हो जाएगी, इसकी जो स्ट्रिप होते ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स बना देंगे, लेकिन दोबारा अपने आप रीसेट नहीं होंगी। तो अगर आप इसको ऑटोमेटिक रखना चाहते हो तो ऑटोमेटिक भी रखिए, अदरवाइज़ हैंड पर रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह रखेंगे और ये एक दफ़ा ट्रिप हो जाए तो आप दोबारा ये ऑन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप मसले को चेक नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से सप्लाई ली हुई है, ये ब्लू पेज यहाँ पर आ गया है इस स्विच को, ठीक है। अब इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से हमने सप्लाई ली ही इस कॉन्डक्टर की जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो नॉर्मली हमारे साथ ओपन होते हैं, उसको प्रोवाइड कर दी है। और फिर यहाँ से हमने सप्लाई ली है दूसरे पुश बटन को, यानी जो स्टार्टिंग पुश बटन है, जो ग्रीन पुश बटन है, और ये इंटरनली नॉर्मली ओपन होता है, ठीक है। तो जब आप इसको पुश करेंगे तो ये क्लोज सर्किट बनाएगा। उसके बाद हमने इससे सप्लाई ली है इस एक्सिलरी के दूसरे कॉन्टैक्ट जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है उसको प्रोवाइड कर दिए है, और उससे फिर हमने सप्लाई ली है इस कॉन्डक्टर को प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये जो कॉन्डक्टर है ये हमारे साथ 3 पे यानी 2 पेजों पर चलता है। तो अगर आपकी इनकमिंग सप्लाई 440 वोल्ट है तो ये फिर 440 वोल्ट के लिए बना हुआ है। अगर ये 380 के लिए बना है 380 के लिए लगाए। अगर आपकी इनकमिंग सप्लाई है तो अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हो 2 पेजों से तो फिर आप ऐसा ही कॉन्डक्टर लगाएंगे जो 380 से चलता है। मेरे साथ सप्लाई अगर 415 है तो मैं 415 वाला कॉइल यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, या जो कंडक्टर इस्तेमाल करूँ ये 415 वोल्ट के लिए बना हुआ है, ठीक है, इसका कॉइल। तो हमने दूसरा जो कॉन्डक्टर के लिए सप्लाई ली है इस रेड वाले पेज से ली है, ठीक है। आप देख रहे हैं रेड वाले पेज से। तो हमने क्या किया है कि सारा कंट्रोलिंग जो है ना वो एक तरफ से कर दिया। अगर आप इस तरह करें कि आप यहाँ से सप्लाई लिए और स्विचों को डायरेक्ट प्रोवाइड कर ले और इस रेड पेज को आप इस थर्मल ओवरलोड रिली से प्रोटेक्ट करें या जो लॉकिंग सिस्टम होता है वो करे, तब भी सेम ही काम करने वाला है। तो अब होता क्या है कि
जब ये तीनों पेज आएंगे तो तीनों पेज इस पेज पैलरी को प्रोवाइड होंगे, पेज पैलरी इसको सेंस करेगा और उसको पता चल जाएगा कि तीनों पेज बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके बाद ये करेगा क्या कि इसका अंडर वोल्टेज टेस्ट करेगा। ये अगर अंडर वोल्टेज नहीं हो, यानी अगर आपने इस यहाँ पर 380 लगाया हुआ है और ओवर वोल्टेज में 415, तो अगर ये 380 से ज़्यादा वोल्ट होगा और 415 से कम होगा तो ये यहाँ पर इस रिली को जो कॉन्टैक्ट है वो बना लेगा और यहाँ से सप्लाई होता यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर ये थर्मल ओवरलोड रिली का जो कॉन्टैक्ट्स है नॉर्मली क्लोज, इससे होकर इस पुश बटन तक पहुँच जाएंगे। जब ये इस पुश बटन को पहुँच जाएंगे तो जब आप इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये एक इंटरनली ओपन सर्किट बनाता है, लेकिन नॉर्मल हालत में ये क्लोज है। तो इससे सप्लाई यहाँ तक भी पहुँच चुकी है, यहाँ से भी यहाँ तक भी पहुँच चुकी है। जब हम इस स्विच को दबाते हैं तो ये यहाँ पर एक क्लोज सर्किट बना देता है कुछ टाइम के लिए, जब तक हम इसको दबाए रखते हैं। तो जब ये क्लोज सर्किट बनाएगा तो ये जो पेज वायर है यहाँ से होकर यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब यहाँ से होकर यहाँ तक पहुँच गया तो ये इस कंडक्टर को एनर्जाइज कर देगा। अब जब ये एनर्जाइज करेगा तो ये जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है ये हमारे साथ नॉर्मल ओपन थे, अब ये क्लोज सर्किट बन जाएंगे। तो अगर हम इस पुश बटन को छोड़ भी दें तो ये पेज जो है दूसरा पेज, ये दूसरा लाइन इस एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स की मदद से इस कॉइल को प्रोवाइड हो चुका है और ये मुसलसल एनर्जाइज हो गया होगा। ठीक है, अब ये एनर्जाइज है, आपका मोटर चालू है, आप मोटर स्टार्ट है। अब अगर यहाँ से एक पेज फेल हो जाए, ठीक है, जब ये एक पेज फेल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस रीली को पता चल जाएगा, ये रीली इस कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर देगी। जब ओपन हो जाएगा तो होगा क्या कि आपका एक वायर का जो सप्लाई है वो कट हो जाएगी। यहाँ तक ये सप्लाई कट हो गई तो फिर यहाँ पर आपको सिर्फ आपके कंडक्टर को एक ही पेज प्रोवाइडेड है, दूसरा पेज तो कट हो गया, तो आपका जो कंडक्टर है वो डी एनर्जाइज हो जाएगा, यानी मोटर को ऑफ कर देगा जब तक कि आप तीसरा पेज को ठीक ना कर ले। ठीक है, तो सिंपल कनेक्शन है, आसान सा कनेक्शन है, लेकिन हर एक पेज पैलरी में थोड़ा कनेक्शन उलट पुलट होता है। बहरहाल आपको घबराना नहीं है, अगर आपको कुछ आता नहीं है उस पेज पैलरी के बारे में तो आप मुझे उसका पिक्चर भेज सकते हैं। मैं आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप भी होगा, अगर व्हाट्सअप नहीं है तो आप जस्ट आपने मुझे फेसबुक पर भेजना है, या फेसबुक पे आपके अगर electricaltutorials.org या electricalonlineforyou.com को देखें तो आप उस वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, फिर मैं आपको लिए उसका भी डायग्राम बना दूंगा। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वक्त लगता है क्योंकि मुझे अपनी मसरूफियात को भी देखना पड़ता है। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए जैसे मैं हमेशा कहते हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह जल्द ही हम इसकी कैलकुलेशन और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।